हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बेसिक्स पढ़ चुके थे। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और फर्दर हम देखने वाले हैं क्या है। तो हमने फराडे फर्स्ट लॉ के बारे में देखा था। बेसिकली फराडे फर्स्ट लॉ मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं लिखवाई थी बट उसके क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, है ना। क्या करवाए थे कि जितने आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करते हो ना, उसी की प्रोपोर्शनल में मास जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है। और हमने उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे। मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा बता देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और हम इसके क्वेश्चन अच्छे से कर सके। आज हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन आता ही है इसका। देखो हमने क्या लिया था, NaCl लिया था और इस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई थी। इसके अंदर क्या किया था हमने, ध्यान से देखना। हमने एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस बीकर के अंदर NaCl के आयंस डाल दिए, है ना। NaCl जब आप डालोगे वाटर के अंदर तो वो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, बिकॉज दिस इज आयनिक कंपाउंड। तो इट विल सेपरेट इनटू आयंस। तो आयनिक कंपाउंड में डिसोसिएट हो गया ये प्लस में और माइनस में। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड रख दिया, एक साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एक साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अभी इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये करंट पास होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। ध्यान से सुनना, करंट पास होगा सॉल्यूशन के अंदर तो इसके आयंस मूव करने लगेंगे। करंट पास होने की वजह से आयंस की मूवमेंट होगी और जब आयंस की मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव आयंस जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा और निगेटिव आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाना चाहेगा। देखो, पॉजिटिव आयंस निगेटिव के पास जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास Na प्लस जो है, ठीक है, वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है और Cl माइनस जो है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। Na प्लस किधर डिपॉजिट हो रहा है? अपना कैथोड पे, और Cl माइनस एनोड पे हो रहा है। ठीक है। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है ना, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। एंड इलेक्ट्रॉन की लूजिंग कहाँ पे हो रही है? अपने एनोड पे, दैट इज रिडक्शन। समझ में आ गई चीजें? ठीक। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि Na प्लस ने, Na प्लस जब जा रहा है कैथोड के पास तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने अभी देखा है। दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक सोडियम एटम को प्रोड्यूस कर रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सोडियम एटम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल सोडियम एटम प्रोड्यूस करेगा। सॉरी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल सोडियम एटम प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 मोल सोडियम एटम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 एक मैजिक नंबर आता है जिसको बोलते हैं फराडे कांस्टेंट, 1 फराडे, 96500 कूलम। कहने का मतलब है कि जब आप 96500 कूलम चार्ज अप्लाइड करते हो ना, ठीक है, तो 1 मोल मेरे पास सोडियम प्रोड्यूस होता है। समझो, कहने का मतलब है कि आपने जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी कितनी, 96500 कूलम, तो 1 मोल सोडियम एटम क्या हुए? डिपॉजिट हो गए कैथोड के पास। आपने कैथोड को बाहर निकाला और आपको सोडियम, आपका मेटल मिल गया, सोडियम एलिमेंट मिल गया। ठीक है। समझ में आ गया? क्या आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आई? ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये देख सकते हैं क्लोरीन के लिए। क्लोरीन भी क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Cl में कन्वर्ट हो रहा है। और ऐसे ऐसे क्लोरीन सिंस गैसियस मॉलिक्यूल है, ये डायटम में एग्जिस्ट करेगा। तो यानी दो क्लोरीन मिलकर Cl2 बनाएगा अपना। तो यानी ये रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं? दो क्लोरीन के एटम जो है Cl नेगेटिव, वो दो एटम लूज, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बना रहे हैं। यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही थी तो 1 फराडे चार्ज 1 मोल के लिए था। इसमें दो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है तो 2 फराडे चार्ज 1 मोल के लिए ही होगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स की गेन करेगा वो, ताकि वो न्यूट्रलाइज होके अपना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। गेन और लूज। ठीक है। सब इलेक्ट्रॉन का ही गेम है। उसके बाद मैंने आपको कॉपर का बताया था, देखो 2 प्लस है तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर रहा है? 2 फराडे चार्ज ले रहा है। ठीक है। अब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2।
Cl2। जरा नीचे हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉम CaCl2। अब देखो, यदि मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है जब मैं 20 ग्राम कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ CaCl2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि CaCl2 पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, Ca2+ होगा, बिकॉज CaCl2 है, बिकॉज दिस इज -2 एंड दिस इज +2, न्यूट्रल होना चाहिए। तो Ca+2 जो है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ca में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक कैल्शियम एटम प्रोड्यूस करता है, तो 2 मोल ऑफ, समझ में आ रहा है आपको, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 मोल कैल्शियम एटम प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, याद करो कल का लेक्चर, जब मैंने आपको ये सिखाया था पिछला लेक्चर, कि 2 फराडे चार्ज जो है जब आप इस पे अप्लाई करोगे, 2 फराडे चार्ज जब आप अप्लाई करते हो, देन 1 मोल मेरे पास क्या आता है, कैल्शियम आता है। 2 फराडे चार्ज जब आप अप्लाई करते हो तो 1 मोल कैल्शियम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो, तो कहने का मतलब है कि मेरे पास कैल्शियम 20 ग्राम है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम विच इज इक्वल टू मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दोस्तों यहाँ पर गिवन मास कितना है कैल्शियम का, कैल्शियम का गिवन मास है हमारे पास 20 ग्राम, और मोलर मास होता है 40। इसको आप डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 मोल है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 फराडे चार्ज चाहिए, तो 0.5 मोल के लिए कितने चाहिए, ध्यान से देखो, 1 मोल के लिए 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिटरी मेथड है। तो 0.5 मोल के लिए कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा ना, 2 इंटू 0.5 आधा हो गया इसका, दैट इज 1 फराडे इज द आंसर। समझ में आया, कितना आसान था। हमने क्या करा पहले, हमने पहले ये देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि कैल्शियम के हमारे पास मास गिवन है, तो हमने पहले ये डिसाइड करा कि यार 2 फराडे जब चार्ज सप्लाई करते हो ना, तो 1 मोल कैल्शियम हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ये हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में है। अब कैल्शियम का मास 20 ग्राम गिवन है दोस्तों, जब 20 ग्राम मास गिवन है तो मोल्स निकाल लेंगे, दैट इज मास बाय मोलर मास। मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 40, दैट मीन्स मोल्स कितना आ गया 0.5 मोल। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था, है ना, अपने इलेक्ट्रोलाइसिस वाले इक्वेशन से, कि जब हम 2 फराडे चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो 1 मोल कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी 1 मोल कैल्शियम एटम को या कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए हम 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, बट हमें कितना प्रोड्यूस करना है, 0.5 मोल ही प्रोड्यूस करना है, यानी एक का आधा 0.5, तो 2 फराडे का आधा 1 फराडे, यही तो आंसर आएगा। कितना आसान था, सब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, आपको बस समझना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मुझे 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए फ्रॉम Al2O3 से। एक बात बताओ मुझे कि 40 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, कोड में कर देता हूँ, वही है, ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम पे जो यहाँ पर चार्ज है वो 3+ है, एक एल्यूमिनियम। ठीक है, 3+ में 3 इलेक्ट्रॉन का गेनिंग करोगे तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। दैट मीन्स 3 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर 1 मोल एल्यूमिनियम। यहाँ तक ये समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने, है ना, बिकॉज एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, जब से मैंने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से आप एक्स मान के भी निकाल सकते हो, एल का एक्स मानोगे, टू का -2 मानोगे तो निकल के आ जाएगा, टोटल 0 है। ठीक है, तो 3 फराडे रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल एल्यूमिनियम। अब एक बात बताओ, 40 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम इसका मतलब क्या होगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। क्या सिखाया था फॉर्मूला आपको, गिवन मास
डिवाइड बाय द मोलर मास। तो मुझे बताओ बच्चों की गिवन मास की वैल्यू कितनी है? 40। और मोलर मास कितना होता है? 27। यहाँ पर ये इतने मोल्स आ गए हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 1 मोल के लिए रिक्वायरमेंट है 3 फराडे चार्ज की। 1 मोल के लिए यूनिटरी मेथड है। 1 मोल के लिए 3 फराडे चाहिए। तो मेरे पास 40/27 मोल के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 3 × 40/27 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टर्म्स में। 40/9 आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन भी आसानी से आपका सॉल्व हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लॉजिक ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। आपको फैराडे लॉ नहीं भी पता, बेसिक यूनिटरी मेथड से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। और मजे की बात ये है ना कि मोल कॉन्सेप्ट जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो यूनिटरी मेथड का हमने बहुत यूज किया था। यहाँ भी हम यूनिटरी मेथड का ही यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के लिए, है ना। एक दो क्वेश्चन आपको हर साल जेई पूछता है मेंस में, हर साल पूछता है नीट। एक दो क्वेश्चन हर साल आपके आते हैं बोर्ड में इससे। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आप केवल लेक्चर देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्वेश्चन भी अपना एनसीईआरटी का है। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन इसके आ जाते हैं कभी कभी। तो दो चीजें हमेशा याद रखो, एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो मैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाता हूँ, आप करवा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखो, ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास NiNO3 होल ट्वाइस। इसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, 5 एम्पियर करंट पास कर रहा हूँ 20 मिनट्स के लिए, है ना। व्हाट मास ऑफ निकेल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। यहाँ पे निकेल का मास 58.6 गिवन है, मैं 59 लेके चलूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि मैंने क्या करा, सॉल्यूशन में मेरे पास NiNO3 वोल्ट वाइज था, इसको जब इलेक्ट्रोलाइज करा है और कितना करंट सप्लाई किया है 5 एम्पियर के लिए 20 मिनट्स तक। तो निकेल का मास डिपॉजिट हो रहा है अपने कैथोड के पास। कितना मास निकेल का डिपॉजिट हो रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज, निकेल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको, फिर जाके ये चीजें दिमाग में आपके आएंगी। ठीक है, चलो वो बात की बात है, पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, NiNO3 वोल्ट ट्वाइस है मेरे पास। NiNO3 वोल्ट ट्वाइस, तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर मेरे पास करंट आई की वैल्यू कितनी गिवन है? जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर में, सबसे पहले आप गिवन डेटा लिखते हो। यहाँ पर मेरे को बताओ आई की वैल्यू कितनी है? करंट आई का मतलब क्या है बच्चों? करंट, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, करंट वाले चैप्टर में सर ने पढ़ाया होगा आपको। आई की वैल्यू क्या होती है? करंट होती है। तो करंट यहाँ पर कितना है? 5 एम्पियर है। करंट 5 एम्पियर है। और कितने टाइम तक करंट पास हुआ है दोस्तों? 20 मिनट तक, यहाँ पे लिखा है 20 मिनट। तो 20 मिनट तक करंट पास हुआ है। दैट मीन्स कि टाइम यहाँ पर कितना है? 20 मिनट। इसको आप चाहो तो 60 में कन्वर्ट कर लो, 20 × 60 सेकेंड, है ना। ये 1200 सेकेंड हो गया अपना। अब देखो, मेरे को ये तो पता है, हमने बचपन में पढ़ा था। बचपन में क्या, 10th में पढ़ा था हमने, तो आई होप आपको पता होगा। आई यानी करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। फिजिक्स वाले सर ने भी आपको समझाया होगा, आई इक्वल टू Q/T। यहां से हम Q निकल जाएगी हमारी, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, है ना। तो आई इक्वल टू Q/T होता है दोस्तों। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? Q इज इक्वल टू I × T। तो ये एक बात बताओ मेरे को, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5 एम्पियर। और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1200 सेकेंड। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 60। हाँ, 100, है ना, 6000। ठीक है, ये हमने क्या निकाला? क्यू की वैल्यू निकाली, यानी कूलम की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है, तो ये हमारे पास कूलम की वैल्यू आ गई, यानी कि चार्ज की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई चार्ज की वैल्यू? 6000। अब 6000 मेरे पास चार्ज आ गया ना, अभी कुछ नहीं करना, अभी बहुत आसान हो गया। अब हमें ये देखना है कि फैराडे के लॉ से बिना लगाए हम ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। देखो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, याद करो, NiNO3 वोल्ट वाइस है। इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2 में है ये। किसमें है? +2। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? भाई मैंने NO3 का निकाल लिया, -1 होता है, तो 2 NO3 का -2 होगा, तो न्यूट्रल होना चाहिए, तो ये -2 ये +2। कैसे किया मैंने, एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास क्या था? Ni था, ये NO3 वोल्ट वाइज था। समझो इसको कैसे किया मैंने। मेरे को पता है NO3 जो होता है ना, अपना एक क्या है, रेडिकल है, जिसपे अपना -1 चार्ज होता है। यदि आपको किसी भी रेडिकल का चार्ज नहीं याद आ रहा है NO3 का, तो आप NO3 का कोई भी कंपाउंड सोचो जो आपको याद हो। नाइट्रिक एसिड तो याद होगा, HNO3। अब HNO3 में NO3 पे पता नहीं मेरे को, H पे तो पता होगा +1 होता है, तो H पे यदि +1 है तो NO3 पे -1 ही तो होगा, बिकॉज ये दोनों न्यूट्रल होने चाहिए ना। तो +1 -1, यहाँ से NO3 पे -1 आ गया, तो NO3 पे -1 है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NO3 है, दैट इज -2। तो ये -2 होगा, तो ये +2 ही तो होगा, यहाँ से ये निकल के आ जाए। चार्ज का गेम है दोस्तों, कभी भी वेरीफाई करना हो तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आखिर कोई चार्ज कहाँ से आई है। ठीक है, तो Ni ट्वाइस प्लस जो है हमारे पास वो आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे जिसके अंदर हमने क्या देखा, निकेल पे कितना चार्ज है दोस्तों? निकेल पे जो हमारा चार्ज है वो +2 चार्ज। कितना है? +2। ठीक है, निकेल पे +2 चार्ज है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, निकेल मेरा +2 में है, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं अब, कि मेरे पास 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है। 1 मोल निकेल के लिए, है ना भाई? फराडे लॉ में तो ये पढ़ा है ना हमने। क्या पढ़ा है हमने? कि हम क्या देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो निकेल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना, ताकि वो ट्वाइस प्लस से निकेल में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल निकेल के लिए। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे 1 मोल निकेल मुझे याद चाहिए, तो मेरे को चार्ज चाहिए 2 फराडे, यानी कि 2 × 96500। ठीक है, अच्छा, निकेल का मास कितना होता है, यहाँ पर है, निकेल का मास होता है अपना 58 पॉइंट, ये देखो 58.6 अप्रोक्सीमेटली। आप चाहो तो इसको 59 ले सकते हो। तो निकेल का मास 59 ले लिया हमने, तो 1 मोल निकेल का मतलब, 1 मोल निकेल का मतलब मास कितना हो जाएगा? 59, बिकॉज मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 59/59 1 आएगा। यानी कि मैं 1 मोल बोल लूं या 59 ग्राम बोल लूं, बात तो एक ही है ना। 59 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, 59 ग्राम निकेल इज इक्वल टू 1 मोल, तो यहाँ से 59 ग्राम हमारा पास क्या आ जाएगा, निकेल। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 2 × 96500 कूलम जब चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, तो निकेल कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 मोल। अरे 1 मोल कितना होता है? 58 ग्राम निकेल ही तो होता है, अभी तो दिखाया आपको। 59 ले लो। ठीक है, 1 मोल निकेल कितना होता है? 59 ग्राम निकेल ही तो होता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप 2 × 96500 कूलम करंट सप्लाई करते हो, तो 59 ग्राम हमारे पास क्या आता है? निकेल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कितने कूलम सप्लाई कर रहे हैं? 6000 कूलम। तो कितना आ जाएगा भाई? 59 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 मल्टीप्लाइड बाई दी 6000। ये आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, बेसिक्स फंडा क्लियर करना है। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था इन्होंने, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि मेरे पास क्या कह रहा है,
अ सॉल्यूशन ऑफ निकल NiNO3 होल ट्वाइस है, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया। जब हमने करंट कितना पास करा है, 5 एम्पियर, और 20 मिनट के लिए पास करा है, तो बताओ कि कितना मास ऑफ निकल डिपॉजिट होगा। तो हमें पता है आई करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर गिवन है, और टाइम कितना है, 20 मिनट्स। इसको मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 सेकेंड्स आ गए। तो आई की वैल्यू क्या होती है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। फिजिक्स में पढ़ा होगा, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, 10th में भी पढ़ते हैं बच्चे, बेसिक्स है। तो यहाँ पे करंट हमें पता है और टाइम पता है, चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू टाइम। तो करंट कितना है, 5 एम्पियर, और चार्ज कितना है, 1200 सेकेंड टाइम। तो यहाँ से चार्ज निकल गया 6000। तो 6000 कूलम हमारे पास क्या है, चार्ज है। तो चार्ज यहाँ से आ गया। अब एक बात हमें ये सीखनी है कि निकेल पे 2+ चार्ज होता है, हमने ये देखा था। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए। यानी कितने फराडे चाहिए, 1 मोल के लिए 2 फराडे चाहिए, 2 फराडे चाहिए 1 मोल के लिए। तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया। अब हमने ये देखा कि 2 फराडे चाहिए 1 मोल के लिए, और 1 मोल निकल इक्वल टू 59 ग्राम निकल। ठीक है, क्योंकि मास, एक मोल क्या होगा, उसके मोलर मास के या एटॉमिक मास की इक्वलिटी होगा। तो निकेल का एटॉमिक मास कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 59 होता है। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है 59 ग्राम निकेल के लिए। तो 2 फराडे चार्ज यानी 2 × 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्वायर्ड फॉर 59 ग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ निकेल। 59 ग्राम निकेल को आप जब प्रोड्यूस करोगे तो चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ठीक है। 59 ग्राम जब आप निकेल प्रोड्यूस करोगे तो चार्ज की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 × 96500। बट हमारे पास चार्ज यहाँ पे 6000 कूलम ही है, तो कितना निकेल प्रोड्यूस होगा भाई, यूनिटरी मेथड है, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू दिस। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसको भी करने बैठेंगे हम अभी। एनसीईआरटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC containing solution of ZnHO4, AgNO3, CuSO4 are connected in series. A steady current of 5 ampere was passed through them until 1.5 gram of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? एक बार क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो इसने क्या कह रखा है, ZnSO4 है, AgNO3 है, CuSO4 है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया और करंट आपने 1.5 एम्पियर पास करा है। मास दे रखा है कॉपर का, जिंक का, सिल्वर का मास यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, 108 लिख लो अप्रोक्सीमेटली, है ना, राउंड फिगर लेके चलता हूँ, ठीक है। क्या समझ में आया? तो मतलब ए मेरे पास ZnSO4 है, क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से। हमारे पास ZnSO4 है, AgNO3 है, CuSO4 है, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और मैंने करंट पास करा है 1.5 एम्पियर, है ना। हमारे पास क्या ऑब्टेंड हुआ है, 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है एट द कैथोड ऑफ सेल बी। कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, हम यदि इसमें चार्ज निकाल लें और करंट हमारे पास गिवन है, तो क्या टाइम नहीं निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैं एक बार प्रैक्टिकली इस डायग्राम को बना देता हूँ आपको। तो इसने क्या क्या है, ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 3 बीकर हैं, मैंने क्या करा, तीनों में करंट पास करा है, ठीक है। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है। एक में मान लो मैंने AgNO3 डाला, दूसरे में मैंने CuS, यही है ना, कॉपर सल्फेट ही है ना, AgNO3 ZnSO4 एंड CuSO4। तो ये क्या है, ऐसा है ZnAgCu, ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4। मेरे पास ये तीनों सॉल्यूशन है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो,
अब मेरे को ये गिवन है ना कि आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5 एम्पियर। देखो ध्यान से, 1.5 एम्पियर, सॉरी 1.5 एम्पियर पास हुआ है, तो आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 एम्पियर। ठीक है। और एजी सिल्वर की वैल्यू, सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट हुआ है, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट 1.45। कितना हुआ है, 1.45। अब ध्यान से देखना, AgNO3 है मेरे पास, AgNO3 में सिल्वर के पास कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, Ag+1 में है यहाँ पर। Ag+1 का मतलब क्या है दोस्तों, Ag+1 का मतलब है कि Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 1 फराडे चार्ज की रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ, 1 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल Ag के लिए। ठीक है, 1 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है 1 मोल Ag के लिए। अब 1 फराडे चार्ज की यदि मेरे को रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स कि मैं ये निकाल लूं कि चार्ज कितना था Ag के लिए, तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ Ag निकाल लेता हूँ। तो मोल्स ऑफ Ag इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी सीखा है फॉर्मूला। मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है दोस्तों, गिवन मास कितना है इसका, सिल्वर का, आई थिंक 1.45 है। अब इफ ये डेटा सही है तो 1.45 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, 108 अप्रोक्सीमेटली, विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा, मोल्स ऑफ Ag निकाल लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 141.45 डिवाइड बाय 108। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 0.0134। ये मोल्स आ गया इसका। अब देखो, अभी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि मेरे पास, मैंने यहां से क्या देखा था, ये बिल्कुल अलग है, मिक्स मत करना इसमें ना, ये रहा है ऐसा। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे पास 1 मोल, ये यहाँ इतना मोल हो गया ना, जब हमारे पास 1 मोल Ag था, देन मेरे पास कितना रिक्वायरमेंट था, 1 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड, 1 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट थी। अभी हमारे पास कितने मोल हैं, 0.0134 मोल, तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 1 फराडे इक्वल टू 96500 मल्टीप्लाइड बाई दी 0.0134, इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कितना चार्ज पास हुआ है, ठीक है, नोट कर लिया, 96500 इंटू 0.0134, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इतनी वैल्यू आ रही है 1295.6। इसको मल्टीप्लाई करने पे 1295.6 कूलम की वैल्यू आ रही है। इतने कूलम आपको चार्ज सप्लाई करनी पड़ेगी, इतने कूलम की जब चार्ज आप सप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 0.0134 मोल Ag आएगा। अब मेरे पास इसके पास चार्ज आ गया कितना, 1295.6। अब देखो, हमारे पास करंट गिवन है और हमारे पास चार्ज पता है मेरे को, तो क्या मैं यहाँ से टाइम नहीं निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा सर। दैट मीन्स कि यदि आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अभी पढ़ा है हमने, तो यहाँ से टाइम इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई आई। तो क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, कितनी आ रही है क्यू की वैल्यू देखो, 1295.6, 1295.6 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 एम्पियर, है ना, इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 863
0.73, इतना सेकंड लगेगा उसको। अब देखो, ये क्वेश्चन अभी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था, कितने टाइम तक करंट पास हुआ है। तो पहले पार्ट में तो हमने ये निकाल लिया, हाउ लॉन्ग डिड द करंट पास, है ना, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट पास हुआ है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये सर सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड, जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, एक बात बताओ, यदि ये सीरीज में है तो करंट तो सेमी फ्लो करेगा, बड़ा होगा, चार्ज भी सेमी फ्लो होगा। ठीक है, अब जब चार्ज आपका सेम फ्लो होगा, तो एजी वाले पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा था, 1295.6, इतना ही चार्ज इस पे भी फ्लो होगा ना। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जेड वाला यदि केस ले हम, जेड का, जेड का यदि हम केस ले, तो जेड में Zn2+ में है, तो यानी कि 2 फराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर 1 मोल Zn के लिए। ध्यान से देखना, 2 फराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल Zn। ठीक है, तो यानी कि 2 × 96500 कूलम चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल जिंक। अब मेरे पास 1 कूलम के लिए क्या होगा, 1/2 × 96500, इतने मोल्स आ जाएंगे। न्यूट्री मेथड सिखा रहा हूं आपको। इतने कूलम के लिए 1 मोल जिंक की रिक्वायरमेंट होगी, तो 1 कूलम के लिए 1/2 × 96500। ठीक है, मोल समझ में आया, ऑफ जेड। बट यहाँ पर मुझे कितने दे रखे हैं, 1295.6 दे रखे हैं, आई बिलीव 1295.6। तो यहाँ पे मेरे को कितना चार्ज है, 1295.6, दैट इज 1295.6 कूलम चार्ज required for how many moles, 1/2 × 96500 multiplied by the 1295.6। इतने मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ Zn। ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ Zn। कितने मोल्स Zn के बन रहे हैं हमारे पास, क्या सब कोई चीज समझ में आ गई। कितने मोल्स Zn के बन रहे हैं। अब एक बात बताओ भाई मेरे, यदि मेरे पास मोल्स आ गए Zn के, हमें पता है मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इतनी वैल्यू है, दैट इज 1295.6 डिवाइड बाय 2 × 96500 इज इक्वल टू गिवन मास पता नहीं मेरे को, क्योंकि निकालना है, और मोलर मास कितना है जिंक का, यहाँ पे लिखी होगी, है ना, मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, गिवन होगी। तो यहाँ पर जिंक का मोलर मास गिवन है 65, कितना है 65, डिवाइड बाय 65। तो क्या यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी, तो मास की वैल्यू कितनी होगी, 1295.6 मल्टीप्लाइड बाय द 65 एंड डिवाइड बाय द 2 × 96500। मैंने जानबूझ के इसको सॉल्व करा है, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर आपने तो बच के निकल गए, बट नहीं, मैंने जानबूझ के इसको सारी डेटा लिखा है। ठीक है, तो 1295.6 इंटू 65 डिवाइड बाय 2 × 96500। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगी वैल्यू। तो ये कॉपर की पूछी गई थी, सॉरी जिंक की पूछी गई थी। यदि आपके पास कॉपर की भी पूछी जाती है, तो सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जिंक की पूछी गई है और कॉपर भी है हमारे पास, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या सबने ये क्वेश्चन देख लिया कैसे करते हैं, एक एक स्टेप समझ में आया किस तरीके से करना है हमें। तो हमने एनसीईआरटी के ऑल द क्वेश्चंस आज कुछ सॉल्व करे हैं। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे आज सॉल्व करे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करोगे। ठीक है,
आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर एक्चुअली मास का, ठीक है। तो आप ये जानो कि चीजें बहुत आसान है, हमने बिना फैराडे लॉ पढ़े हुए ही इसको सॉल्व किया इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से ही। बस कॉन्सेप्ट की आप अच्छे से स्टडी करो, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो नॉस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।